हेलो। आप सबका सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आज मैं सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 यानी मर्केंटाइल लॉ कंपनीज एक्ट के एक इंपॉर्टेंट एक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर हाजिर हुआ हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप जानते हैं ये एक ऐसा एक्ट है जो सबसे अहम है। तकरीबन 60 मार्क्स में 25 मार्क्स तक की इसकी वर्थ होती है और लेटेस्ट ट्रेंड ये कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मेजॉरिटी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि इस एक्ट को लेकर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपने एक्ट को रट भी लिया तो ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा नहीं। तो इस लेक्चर के थ्रू हम लोग और आने वाले कई सारे लेक्चर्स के थ्रू हम लोग इसकी प्रैक्टिकलिटी को भी समझेंगे। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि बड़े अहम हैं, जिन पर पूरा फाउंडेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, मैं उन्हें डिस्कस करने आपके साथ आया हूं। तो सर मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखिएगा मेरे साथ। सबसे पहले मैं इस एक्ट के बारे में बात करूं। आखिर इस एक्ट की जरूरत है क्यों, आया क्यों? जब कोई एक्ट आए तो ये पहला सवाल है, कोई तो वजह होगी। जैसे आप देख सकते हैं ये एक्ट आया 1872 में। अब साहब आप 1872 72 से ठीक पहले चले जाइए। उस समय भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है और सर कोई एक पार्टी जिसने एग्रीमेंट किया वो एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए रेडी नहीं है, विवाद हो गया और मुद्दा पहुंच गया कोर्ट ऑफ लॉ में, जहां पर हमारे जज महोदय को बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती थी। पहले तो उन्हें यह देखना होता था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है ये वैलिड है कि नहीं है, किस पार्टी ने डिफॉल्ट किया, क्यों किया, और फिर उसमें बड़ा टाइम लगता था। तो एक नीड महसूस हुई कि एक एक्ट आए जो ये बताए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एग्रीमेंट होता क्या है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम प्रिपेयर करते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किए जाते हैं, और अगर कोई पार्टी ब्रीच करे तो फिर क्या क्या हमारे पास रेमेडीज होनी चाहिए। तो साहब आप जानते हैं डे टू डे लाइफ में इतने ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो एक नीड हुई कि एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो कॉन्ट्रैक्ट के हर पहलू को छूता हुआ जाए। किसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने, किसको वॉइड माने, कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब होगा, खत्म कब होगा, और अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया तो जो दूसरी पार्टी है जिसको हम कहेंगे नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी, एक तो वो पार्टी जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को मानने से मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, तो वो डिफॉल्टिंग पार्टी। दूसरी पार्टी हो गई नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी, तो उसके पास क्या ऑप्शन है। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन सारे विषयों पर आपसे बात करेगा, आपको गाइडेंस देगा। ठीक, तो जैसा मैंने आपसे कहा, पहले तो जानना जरूरी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है किस लिए, पर्पस क्या है। तो अब कोर्ट के पास एक गाइडलाइंस आ गई, एक्ट आ गया, विधान आ गया
और बस सिर्फ ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट इस एक्ट के मुताबिक हुआ है कि नहीं हुआ है तो वैलिड है, और फिर जो रेमेडीज ये एक्ट देगा उसी के मुताबिक कानून अपना, न्यायाधीश महोदय अपना काम कर लेंगे। तो चलिए सर, तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले क्या बात करेंगे? एप्लीकेबिलिटी। सर आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी लिखते चलिए, क्योंकि लिखकर चीजें हमेशा ज्यादा अच्छे से याद होती हैं। तो एज आई हैव सेड, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st September 1872। 1872 में ये एक्ट आया। और दूसरी बात, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया पर ये एक्ट लागू है। ठीक। दूसरी खास बात हमारे इस एक्ट की, सेकंड, कहते हैं इट इज प्रोस्पेक्टिव, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। तो सर मुद्दा यह है, एक्ट प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसका क्या मतलब है? तो चलिए इस बात को समझें। ये रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव क्या है? तो एक पीरियड है, सपोज करिए मैंने शुरू कर लिया 1800 समथिंग से और आज चल रहा है 2023, राइट। अब इसमें यहां पर कहीं है, मान लीजिए दिस इज द डेट जिसको हम कहते हैं, दिस इज 1st September 1872। दिस इज द डेट जहां पर ये एक्ट आया। इस डेट और इसके बाद की डेट में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, ठीक, subject to certain condition, this act, that is Indian Contract Act, ICA, will be applicable, which means 1st September 1872 के पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो इस एक्ट से गवर्नड नहीं होगा। ठीक, ये एक्ट प्रभावी नहीं होगा। अब साहब यही बात कह दी जाती कि दिस एक्ट हैज रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन 2 years बैक, 3 years बैक। तो ये एक्ट आया 1872 में, और इसी एक्ट में लिख दिया जाता कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st September 1870। तो 1st September 1870 से लेकर जितने कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते उनके ऊपर ये एक्ट लागू हो जाता, और तब एक्ट कहलाता कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन है, रेट्रोस्पेक्टिवली ये अप्लाई किया जाएगा। पर जब कोई एक्ट जिस दिन से आता है उस दिन से ही लागू होता है, उसके पहले से नहीं, तो वो एक्ट क्या है? प्रोस्पेक्टिव। याद रखिएगा, प्रोस्पेक्टिव। सो दिस एक्ट इज प्रोस्पेक्टिव, राइट, इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। ये हो गई दूसरी बात। तो एज आई सेड, ये फाउंडेशंस हैं, ये बेसिक्स हैं जिन पर हमें गौर करना है। तीसरी बात, एक्ट डज नॉट डील विद प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहां पर एक्ट, कहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना, किस जगह पर बना, इससे इस एक्ट का कोई लेना देना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आइए, तो 3 बातें आपने एक्ट के बारे में जान ली। सिंपल बातें हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी कवर कर रहा हूं। चौथी बात, प्रीएम्बल। हर एक्ट जो लागू होता है उसका प्रीएम्बल होता है। जैसे मैं कहता हूं एक्ट आएगा तो उसका एक टाइटल होगा, लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये क्या है? लॉन्ग टाइटल। आईसीए, इसी को क्या बोल दो? आईसीए, शॉर्ट टाइटल, राइट। एक्ट का तीसरा पोर्शन होता है प्रीएम्बल, और इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैरा, which talks या defines purpose and justification of act। क्यों एक्ट आया, क्या उसका रीजन है? तो कोई एक्ट आएगा और वो एक्ट समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर लागू है, तो उसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि हां ये न्यायप्रिय है, ऐसा करना उचित है कि ये एक्ट आए। तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, उसके प्रीएम्बल में क्या लिखा है? एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड certain parts of law relating to contract। इसका सीधा मतलब है, पहली बात तो यह बता दी कि हम कॉन्ट्रैक्ट के हर हिस्से के बारे में, या ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट के हर एस्पेक्ट को हम कवर कर रहे हैं। कहीं भी अगर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न्ड होगा। जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपके कंट्री में बहुत सारे लॉ हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो सकता है विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिर पार्टनरशिप एक्ट भी है, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है, एंड सो ऑन। देयर आर नंबर ऑफ एक्ट्स जो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर लागू हो सकते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बहुत क्लियरली इस बात को समझाते हुए बढ़ूंगा कि कौन से एक्ट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके ऊपर आईसीए लागू है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन पर पार्टनरशिप लागू है या कोई और एक्ट लागू है। ठीक, तो प्रीएम्बल क्या कह रहा है? हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लॉ के हिस्से जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, हम उनको डिफाइन भी करेंगे, परिभाषित भी करेंगे, और समय समय पर उनको अमेंड भी करेंगे। ये चौथी बात बताई गई। पांचवी बात, कंटेन्स लिमिटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं एक्ट कंटेन्स लिमिटिंग principles within which parties create mutual rights and duties या liabilities। Now this is again important, जो मैं कहूंगा ये एक्ट का क्या है? मेन फीचर। दिस इज एक्ट मेन फीचर। जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो ये एक्ट आपसे कहेगा, क्या कहेगा साहब? ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करो तो वैलिड होगा,
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। तो जब ये आपको रोकता है कि आप अगर ये करोगे, पर्टिकुलर एक्ट करोगे, तो हम एक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे, एक्ट को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। मैं एग्जांपल देता हूं, बाकी तो जैसे जैसे आप इस एक्ट को परसू करोगे, देन यू विल रियलाइज this principle is a limiting principle, this principle is not the limiting principle, that you will recognize immediately the moment you come across those principles, right? तो मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में, जहां पर ए इज सेलिंग his car to Mr. B and Mr. B will pay ₹1 lakh। ठीक, तो ए अपनी कार बी को बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले ए ऑफर देंगे बी को। अब ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही बनेंगे, केवल एक अलग तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको छोड़कर हर कॉन्ट्रैक्ट कहां से शुरू होता है? ऑफर से। एक पार्टी, अब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना है, ए और बी के बीच में, तो ए ऑफर दे रहा है बी को कि आप मेरी कार खरीद लीजिए फॉर ₹1 लाख। ठीक, ऐसे समझिए सर। मैं और इसको जरा साफ क्लियरली लिख दूं, ए ऑफर्ड बी टू बाय हिज कार फॉर ₹1 लाख। तो ए ने बी को ऑफर दिया। सपोज बी एक्सेप्टेड द ऑफर। अब ए ने अपना मन बदल लिया, ए कह रहा है अब नहीं बेचेंगे हम। अब ऐसी अगर नौटंकी कोई करेगा तो साहब बड़ी दिक्कतें। तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक लिमिटिंग प्रिंसिपल लेकर आता है और वो कहता है अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को अगर कोई ऑफर देगी, ठीक, जब तक दूसरी पार्टी ऑफर एक्सेप्ट ना करे तब तक आप अपना ऑफर विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर दूसरी पार्टी ने आपने ऑफर दिया और उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अब आप अपना ऑफर वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग प्रिंसिपल। तो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है? लिमिटिंग प्रिंसिपल। ये नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गई 5 बातें। अगली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस है, और वो क्या है? इट क्रिएट्स राइट्स इन पर्सोनम, PERSONAM। इट क्रिएट्स, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्रिएट्स राइट्स इन पर्सोनम। अब ये राइट्स इन पर्सोनम क्या है? व्हाट इज राइट इन पर्सोनम? तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ राइट। अवेलेबल टू पर्सन। 2 तरह के राइट हैं। एक है जस्ट इन पर्सोनम, इसको हम बोलते हैं राइट्स इन पर्सोनम। कुछ भी बोल लीजिए, जस्ट इन पर्सोनम और राइट्स इन पर्सोनम। और एक होता है जस्ट इन रेम और
राइट्स इन पर्सोनम, ओ सॉरी, राइट्स इन रेम। दो राइट्स। तो पहले तो ये जाने ये राइट्स हैं क्या। ये राइट है जस्ट इन पर्सोनम। ये क्या कहता है, राइट अवेलेबल टू अ पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन। राइट अवेलेबल टू अ पर्सन अगेंस्ट अनदर पर्सन। तो जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर मैं एग्जांपल जरा देता हूं, जरा इस बात को समझें। और वही ए ने ऑफर किया बी को टू परचेज हिज कार फॉर ₹1,00,000, राइट। बी एक्सेप्टेड ऑफर। समझ में आ रही बात? क्या दिख रहा है सर? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। जैसे ए का राइट क्या है कि उसको 1,00,000 रुपए बी दे, और ए की ड्यूटी क्या है, ए अपनी जो कार बेच रहा है उसको डिलीवर करे बी को। सिमिलरली यहां पर बी को देखिए, यहां पर बी का राइट क्या है कि उसको कार मिले, और बी की जिम्मेदारी क्या है, ड्यूटी क्या है, बी ए को क्या दे, 1,00,000 रुपए। आई होप समझ में आ रही है। सो ये क्या क्रिएट हो रहे हैं, दिस इज ए का राइट बी के अगेंस्ट में, और बी का राइट ए के अगेंस्ट में क्रिएट हो रहा है। ए हैज राइट टू गेट ₹1,00,000, बी हैज राइट टू गेट द कार, राइट। तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो दो लोगों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस बात को जरा समझिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू ही तब है जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट होंगी। एक आदमी अपना अधिकार जो उसका क्रिएट हो रहा है वो दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पर ए का अधिकार राइट क्रिएट हो रहा है बी के अगेंस्ट में फॉर ₹1,00,000, ठीक, ये अधिकार है। और अगर बी नहीं देगा तो ए क्या करेगा, ए बी से अपना ये अधिकार एनफोर्स कर लेगा। तो दो लोगों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दो लोगों के बीच हो रहा है, म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज क्रिएट हो रही हैं, और केवल ये राइट और ड्यूटीज एक दूसरे के विरुद्ध ही हम एनफोर्स करा पाएंगे, लागू कर पाएंगे। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और बी 1,00,000 रुपए देने को ना तैयार हो, तो ए बी के फादर से पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा, या बी के ब्रदर से पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा, या बी की वाइफ से पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। ए अपना अधिकार जो क्या है 1,00,000 रुपए, वो किसके विरुद्ध लागू करेगा, बी के विरुद्ध, यानी कोर्ट ऑफ लॉ जाएगा और अपना पैसा रिकवर करेगा। ये जो दो आदमियों के बीच में म्यूचुअल राइट्स ड्यूटी है, ये क्या है, जस्ट इन पर्सोनम। नाउ व्हाट इज जस्ट इन रेम? जस्ट इन रेम क्या है, इट इज अ राइट अवेलेबल टू अ पर्सन अगेंस्ट होल वर्ल्ड। राइट अवेलेबल टू अ पर्सन अगेंस्ट होल वर्ल्ड। ये कैसा राइट है जो पूरे संसार के विरुद्ध है? सपोज करिए यहां पर
ए अपनी कार बी को बेच रहे हैं, बी ने वो कार ए रियल ओनर थे और इसके बाद इन्होंने अपनी कार बी को दे दी। अब कार के रियल ओनर कौन हो गए? बी। नाउ बी हैज राइट टू हैव क्वाइट possession. B has right to have quiet possession of car against whole world. अब साहब बी ओनर हैं और उनका अधिकार है कि कोई उनको इस कार के प्रयोग में डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे। ये पूरी दुनिया के विरुद्ध उनका अधिकार है कि वो अब उस कार को प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अधिकार कैसा है? जब हम किसी चीज के मालिक बन जाते हैं तो पूरी दुनिया के विरुद्ध हमें एक अधिकार मिल जाता है उसके पोजेशन का। कोई मेरे उस पोजेशन में दखलंदाजी नहीं कर सकता। अगर मैंने आपसे कार खरीदी तो मेरा पड़ोसी मेरे इस अधिकार में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ में आती है? तो कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल इस तरह का ही राइट क्रिएट करता है, इस तरह का राइट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, यानी जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो प्योरली पर्सनल नेचर का होगा। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध लागू कर पाएगा, दूसरा पहले के विरुद्ध लागू कर पाएगा। यानी अगर दोनों पार्टियों में से किसी ने डिफॉल्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना, तो इसका अधिकार इसके विरुद्ध होगा, इसका अधिकार इसके विरुद्ध होगा। दुनिया भर को लपेटे में आप नहीं ले सकते। ठीक है, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और चलिए तो आज के दिन का बेसिक्स का लास्ट कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये है 6th नंबर और ये कहता है ICA is not whole law of contract। मैंने पहले ही बताया, प्रीएम्बल में ही लिखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू होता है, ऐसा नहीं है। इट इज वन ऑफ द एक्ट। कई सारे एक्ट हैं, जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा और भी दूसरे एक्ट हैं जो लागू हो सकते हैं। इट इज नॉट द ओनली लॉ, दे कैन बी अनदर। मैं यहां इंपॉर्टेंट बात बताऊं और वो ये है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट applies to those contracts which give rise legal obligation between parties। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू है। देखिए एक लिमिटिंग फैक्टर और आ गया, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है दो पार्टीज के बीच में। मैं दूसरे शब्दों में इसको ऐसे कहूं, जब कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज का इंटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट की दोनों पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का हो, दोनों पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का हो, तो ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा। अब इस बात को समझना जरूरी है
कि हम कब माने कि पार्टीज का इंटेंट लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का है। अगेन एग्जांपल ले लीजिए, वही जो मैंने पहले दिया। ए ने बी को ऑफर दिया, मेरी कार 1 लाख में खरीद लो, और बी ने ऑफर स्वीकार कर लिया। अब अगर दोनों पार्टीज का इंटेंट यह है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ लीगल रिलेशनशिप में बंध गए, मतलब अगर ए अपनी कार बी को ना बेचे या बी ए को 1 लाख रुपए ना दें, तो दोनों पार्टीज कोर्ट ऑफ लॉ में चली जाएंगी और अपने अपने अधिकारों को एनफोर्स कर लेंगी। यानी अगर बी ने ए ने डिफॉल्ट किया, कार नहीं दी, तो बी कोर्ट ऑफ लॉ जाकर अपने राइट को एनफोर्स कर लेगा। या ए ने कार दे दी, बी ने 1 लाख नहीं दिए, तो ए कोर्ट ऑफ लॉ जाके बी से 1 लाख की रिकवरी कर लेगा। तो यहां पर क्या है, दोनों पार्टीज का इंटेंट लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का है और इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा। अब आप कहेंगे साहब कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पर पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का ना हो? बिल्कुल हो सकता है। सपोज करिए आपने मुझे फोन किया और फोन करके मुझे एक ऑफर दिया, सर कल मेरी बर्थडे है, आप जरूर आइएगा, गिफ्ट भी लेते आइएगा, लेकिन गिफ्ट जरूर ले आइएगा। ठीक है सर, मैंने बोल दिया आऊंगा। मैंने फोन पे एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं आऊंगा। अब आप कहेंगे साहब ये तो ओरल एग्रीमेंट हो गया। हां साहब, चलता है, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ओरल भी चलेगा, बाद में पढ़ोगे समझ में आएगा। मुद्दे की बात पे आए तो आपने एक ऑफर दिया, बर्थडे पार्टी में मुझे बुलाया, मैंने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया। अगले दिन मैं आपकी बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंचा, क्या करोगे? सर मैं पुलिस थाने जाऊंगा, आपकी कंप्लेन करूंगा और पुलिस से डंडे पड़वाऊंगा। अब ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, समझ में आती है बात, जहां पर दोनों पार्टीज का इंटेंट किसी लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का नहीं है। तो जनरली 2 तरह के अग्रीमेंट होंगे, सोशल, आप कह सकते हैं डोमेस्टिक। एग्रीमेंट्स के केस में क्या होता है, यूजुअली पार्टीज हैव नो इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, राइट? यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल नॉट अप्लाई। तो सर मैंने आपको आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6-7 बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और एक क्लैरिटी आई होगी कि इस एक्ट को पढ़ना क्यों है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है, कब एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, और उसके साथ मैं कई सारी नए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को भी आपके सामने रखूंगा। सो आई होप आप मेरे साथ रिकॉर्ड भी करते गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए पूरा ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।